Hello, my dear students. Welcome to Topper's Talkies. Here I'm back with another short poem, yet with a deeper meaning. The title of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. Beginning with the reading of the poem, we will talk about its meaning, its message, literary devices used in the poem, and its rhyming scheme. So let's begin with the reading. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now the explanation of the poem, but before giving the explanation, I would like to give you the meanings of these three words. First is tasted. Tasted means personal experience. Here it refers to the personal experience of desire of the poet. Next is perish. Perish means to die or destroy, means नष्ट होना या खत्म होना. Next is suffice. Suffice means sufficient or enough, means पर्याप्त. Okay. Now look at these first two lines of the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. यहाँ पर एक जनरल व्यू दिया गया है लोगों का कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा और कुछ ये मानते हैं कि आइस से एंड होगा. फायर से कैसे एंड होगा? फायर का यहाँ पर मीनिंग है हीट से. हीट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा दैट इट विल लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. एंड जो अनदर व्यू है लोगों का वो ये है कि वर्ल्ड आइस से एंड होगा. आइस से मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, द अर्थ विल ग्रो कोल्डर एंड दस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक साइंटिफिक व्यू आप कह सकते हैं और लोगों का जनरल व्यू है कि वर्ल्ड इन दो तरीके से एंड हो सकता है. कुछ का मानना है कि फायर से होगा और कुछ लोग ये मानते हैं कि आइस से होगा, यानी टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा तब होगा या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब होगा. नाउ come to the third line of the poem. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ से इस लाइन से पोएट अपना व्यू देते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा. From what I have tasted of desire मीन्स जो पोएट ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है डिजायर का. लोगों को डिजायर मीन्स किसी चीज को पाने की इच्छा. तो जो डिजायर है उसका पोएट ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है. मे बी खुद का हो सकता है, किसी और लोगों को देख करके उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो. तो जो उन्होंने डिजायर का पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है उस बेसिस पर वो कहते हैं कि वो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. होल्ड विद मतलब उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ हैं जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा. फायर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को, सिंबलाइज करती है यहाँ पर डिजायर को. यहाँ फायर का मतलब हीट या टेम्परेचर से नहीं है, बल्कि पोएट के अकॉर्डिंग फायर का मतलब है डिजायर. नेक्स्ट इज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन एक दूसरा व्यू भी है जो पोएट मानते हैं. वो ये कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना है, अगर उसकी एंडिंग दो बार होगी तो पेरिश ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स दो बार, कि अगर वर्ल्ड दो बार एंड होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो पोएट मानते हैं कि वो हेट के बारे में भी उतना बहुत कुछ जानते हैं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो इतना जानते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि आइस से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी उतना ही सफिशिएंट होगा, उतना ही पावरफुल होगा जितना कि फायर से.
और आइस यहाँ पर सिंबलाइज करता है हेट को, हेट्रेड को, इनडिफरेंस को। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड्स यहाँ पर पोएट ने यूज करे हैं, फायर एंड आइस, यहाँ पर पोएट के अकॉर्डिंग ये दोनों वर्ड सिंबलाइज कर रहे हैं। फायर सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को और आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड को। तो डिजायर और हेट्रेड दोनों ही टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हैं, फायर एंड आइस, लेकिन दोनों ही पावरफुल हैं इतने कि वो वर्ल्ड को, ह्यूमन बींग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो था पोएम का जनरल मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके लिटरल मीनिंग की, कि एक्चुअली में पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है और क्या मीनिंग है इसका। So this was the explanation of the poem. Now we will talk about its meaning. मीनिंग ये है बेटा कि फायर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है और सिंबलाइज करती है डिजायर को, ग्रीड को और पैशन को। ठीक है, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को पाने की आग या ललक, तो वो इस चीज को यहाँ पर सिंबलाइज करती है। और आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड को, कोल्डनेस को और इनडिफरेंस को। तो ये जो पैशन है हमारा, ह्यूमन इमोशंस हैं ये दोनों, डिजायर और हेट्रेड और पैशन, इनडिफरेंस, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। तो ये दोनों इन ह्यूमन इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं। और जो डिजायर, पैशन और ग्रीड जैसे जो इमोशंस होते हैं, ये जब बढ़ते चले जाते हैं, जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी को पाने की इच्छा होती है, तो क्या होता है कि वो कभी कभी वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं उसे पाने के लिए, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। या कभी अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, वॉयलेंट बिहेवियर उनका हो सकता है, जिससे वो सिर्फ दूसरों का ही नुकसान नहीं करते हैं बल्कि खुद का भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, इस तरीके से वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स का। उसी तरीके से जो आइस है, तो ये जो फायर का एक तरीके से देखा होगा आपने कि फायर बहुत तेजी से फैलती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये वाले जो पैशंस हैं, इमोशंस हैं, लाइक डिजायर, पैशन एंड ग्रीड, ये जब तेजी से बढ़ते हैं और जब क्योंकि लोगों को बहुत इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी डिजायर पूरी कर लें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर वही उनका नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, जिससे कि वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंगर उनमें आ सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिससे उनकी हेल्थ इश्यूज उन्हें हो सकते हैं और उससे उनकी जो हेल्थ है वो एक तरीके से उनको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट इज आइस। आइस जो होता है वो रिलेटेड है हेट्रेड से, कोल्डनेस से और इनडिफरेंस से। ये जो तीनों इमोशंस है बेटा, कि अगर हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं या उनसे हम बात नहीं करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं उनको, ठीक है, और तो बिहेवियर हमारा थोड़ा अजीब हो जाता है, हमें ईगोइस्टिक हो जाते हैं लोग, एरोगेंट उनमें आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि जो लोग हैं वो हमसे धीरे धीरे हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस होगा ये उतनी तेजी से नहीं होगा जितना कि फायर के साथ होता है। ये प्रोसेस स्लो होगा और बहुत धीरे धीरे होगा। जिस तरीके से आइस धीरे धीरे मेल्ट होती है उसी तरीके से प्रोसेस भी धीरे धीरे होगा। लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप फिर से, जब आप अकेले रह जाएंगे, फिर आप फिर से फ्रस्ट्रेट होते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वही आपकी मेंटल सिकनेस, आपकी हेल्थ इश्यूज, तो धीरे धीरे आपको आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर ये दोनों इमोशंस को अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं और ये जब हम पर हावी हो जाएंगे, अगर हम इन्हें एक सही समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये इमोशंस हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो ये दोनों जो इमोशंस हैं
यहाँ पर इन इक्वली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के रूप में इन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोएम। नाउ द मैसेज ऑफ द पोएम इज कि जो डिस्ट्रक्टिव पावर है इमोशंस की, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें हमें इतना अनकंट्रोलेबल नहीं करना चाहिए कि वो हमें ही डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है। दूसरा, ये जो दोनों इमोशंस हैं, डिजायर और हेट्रेड, ये दोनों ही इक्वली कैपेबल हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के। और थर्ड, कॉल फॉर कंट्रोल है दी गई है इसके अंदर। जो मैसेज है वो कंट्रोल के लिए एक अर्ज किया गया है कि ऐसे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। एक वार्निंग है ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि अगर उन्होंने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ये इमोशंस उनको उनके खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स लिटरेरी डिवाइसेस। तो फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है एंजेम्पमेंट। एंजेम्पमेंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जब कोई लाइंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स कंटिन्यू करती हैं तो वहां पर एंजेम्पमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन, फोर्थ में कंटिन्यू है। ये 4 लाइन्स जो हैं यहाँ पर कोई भी बीच में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ इसमें एंजेम्पमेंट डिवाइस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा जब 2 और 3 लाइन्स जो हैं, सक्सेसिव लाइन्स सेम वर्ड से रिपीट होती हैं, सेम वर्ड से शुरू होती हैं, तो वहां पर एनाफोरा डिवाइस का यूज होता है। लाइक फर्स्ट 2 लाइन्स आप देखेंगे तो सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं, सम से एंड सम से, तो यहाँ पर एनाफोरा डिवाइस का यूज किया गया। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन लाइक सम से दोनों वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड विल, WW की साउंड है यहाँ पर। अगेन सम से, तो इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, ठीक है। यहाँ पर फेवर, फायर, F की साउंड का रिपीटेशन है। तो इन सब वर्ड्स लाइन्स के अंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस में आप 4th लाइन देखिए पोएम की, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओ साउंड का रिपीटेशन है यहाँ पर, देखिए होल्ड, दोज, हु, फेवर, ओ साउंड यानी कि वॉवल साउंड का रिपीटेशन है। जब वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है बेटा, तो वहां पर एसोनेंस डिवाइस का यूज होता है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म जैसा मैंने आपको पहले बताया अभी कि फायर सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर डिजायर को, और आइस सिंबलाइज कर रही है हेट्रेड को। तो ये 2 सिंबोलिज्म हैं जो यहाँ पर यूज किए गए हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर फायर और आइस को लेकर के हुआ है। इन दोनों को पर्सोनिफाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं, जैसे कि माइंड और पावर इनको दिया गया है, जैसे कि ये इनमें इतनी पावर है कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से माइंड और पावर की क्वालिटीज इनको दी गई है जो ह्यूमन बीइंग्स के पास हैं। ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें ये पावर नहीं होती है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग इनको यहाँ पर ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का भी यूज हुआ है। ओके, सो लास्ट में हम देखते हैं अब इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया है, जैसा पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में मैंने, कि किस तरीके से देखी जाती है। जो लास्ट के वर्ड्स हैं बेटा, उनकी राइम को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक नाम देते जाना है। ओके, तो फर्स्ट इज फायर, फायर। नेक्स्ट इज आइस। फायर और आइस आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो फायर को हम नाम देंगे एक ए, आइस को दूसरा नाम देंगे हम बी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड लाइन में डिजायर। डिजायर की साउंड देखिए आइस से मैच हो रही है या फायर से? आइस से मैच नहीं हो रही है, फायर से मैच हो रही है, तो हम इसे भी सेम नाम देंगे यानी कि ए। फिर
नेक्स्ट इज फायर, अगेन फायर यूज हो रही है, यानी ए, यहाँ पर भी हम इसे ए नाम देंगे क्योंकि सेम साउंड है, फायर, डिजायर एंड फायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पर ट्वाइस की राइम देखिए, ए या बी में से किसके साथ मैच हो रही है? ट्वाइस की मैच हो रही है बी से, आइस ट्वाइस, तो इसे हम नाम देंगे बी। नेक्स्ट इज हेट की किससे मैच हो रही है? ट्वाइस, फायर, इन दोनों में से ए और बी किसी से मैच नहीं हो रही है, तो इससे हम नाम देंगे सी। देन अगेन आइस किससे मैच होगी? बी से, तो इसे हम बी नाम देंगे। और फिर ग्रेट और हेट सेम साउंड है, तो इसे सी नाम देंगे। और लास्ट सफाइस एंड आइस, तो इसे भी हम बी नाम देंगे। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई पोयम की? ए बी सी बी। So this is the rhyming scheme of the poem, and so that's it's all about fire and ice, and I hope you like the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।